क्लास 9th बिहार बोर्ड की किताब से चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। यानी कि जो भी लोकेशन है या एक्सटेंट है उसको पढ़ेंगे। कह रहे हमारा देश भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हो, यानी हमारा जो देश है सबसे प्राचीन है। और क्या है, भारत में जो समृद्ध प्राकृतिक विविधता है, जो क्या करता है, सांस्कृतिक विविधताएं भी बनाता है, जिससे सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। बिहार के में स्थित है वैशाली, और वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। और ये जो महासागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर का नाम, ये दिखा रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति मजबूत है, इसलिए भारत के नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। कह रहा है कि अभी जो हमारा देश है वो सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहा है काफ़ी आगे, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी तरफ हम जनसंख्या में भी सबसे प्रथम स्थान पर पहुँच गए हैं। बढ़ते बढ़ते जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इसकी मांग बढ़ रही है, इसके लिए संसाधन की आवश्यकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विकास में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। चलो देखते हैं भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ। कह रहा है भारत एक विशाल देश है। इसका जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, कहाँ से, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैले। यानी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका विस्तार जो होगा, यानी कि द्वीप समूहों को ऐड करने के बाद इसका विस्तार कितना होगा, दक्षिण में इसका विस्तार होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और भारत का जो दक्षिणतम सबसे बिंदु है वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये जो कर्क रेखा है वो भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। कौन, कर्क रेखा। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा, इस सभी को आगे के चित्र में दिखाया गया। तो हमने क्या पढ़ा कि भारत विशाल देश है। भारत का विस्तार कहाँ है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर, और द्वीप समूह को जोड़ दें तो कितना होगा, 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश से शुरू हो जाता है। ये 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश से ही शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट पढ़ा, ये इंदिरा पॉइंट क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और कर्क रेखा पढ़ा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितनी डिग्री होती है, 23.5 डिग्री। यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये है मैप जिसमें दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर, और कितना था, 37 डिग्री 6 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये हो गया। और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। तो यहाँ से ऊपर से नीचे जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, भारत की सीमा रेखा ऊपर से नीचे तक तो 3214 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933। इधर से 3214, इधर से 2933। ये जो हमारा भारत है, इस भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जो क्या करती है, इस भारत को 2 भागों में बांटती है, बराबर के 2 भागों में बांटती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जा करके इंदिरा पॉइंट मिलता है, लक्षद्वीप इधर है, ठीक है। अब है आकार। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। भारत का
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व के कितना प्रतिशत? 2.4%। क्षेत्र संख्या 1.2 में भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ बताई गई है कि देखो भाई ये जो है अन्य देशों की क्षेत्रफल, ये हमारे भारत की क्षेत्रफल, और इसको बताया गया है कि देखो भारत का 32.8 लाख है। सबसे ज़्यादा जो है रूस का है, फिर किसका है? कनाडा का है, फिर किसका है? अमेरिका का है, फिर किसका है? चीन का है, फिर किसका है? ब्राज़ील का है, फिर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, और फिर है भारत का। अब देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम याद कर सकते हैं रुक चीन अब आया भारत, लेकिन यहाँ पे रुक के बाद जो चीन लिखेंगे, रुक चीन अब लिखेंगे ना, उस अ का अ यहाँ आ जाएगा और बो यहाँ आ जाएगा। अब आया भारत। अब यहाँ पे विश्व के 7 बड़े देश, कह रहा भारत की स्थलीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल, यानी भारत की जो स्थल की सीमा रेखा है वो क्या है? बहुत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है, और भारत की स्थल की सीमा रेखा इसके तट के सीमा रेखा की 2 गुनी है। भारत के स्थल की सीमा रेखा इसके तटीय सीमा रेखा की 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, तो लगभग 2 गुनी तो हुई। 6100 15,200 लगभग ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? यहाँ पे देखिए, भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर, और टोटल जो ले लेंगे द्वीप सहित तो कितना? 7,516.6 किलोमीटर, और ये कितना था? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा रेखा जो है ज़मीनी तौर पे कितनी है? 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, और स्थल की सीमा तटीय सीमा रेखा की क्या है? 2 गुनी है। भारत में विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो रुक चीन अब आया भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक चीन अब आया भारत। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग जो है लगभग 22 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। यानी कि ये जो कटता है ये कहाँ शुरू होता है पतला होना? तो 22 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो ये क्या होगा? पतला होना शुरू हो जाएगा। छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। और कह रहा है छोर पे जो है सबसे किनारे पे जो है ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे क्या किया है? अंतरिप ने भूमि ने एक अंतरिप का रूप ले लिया है जिसका नाम है कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा और पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ अंतरिप कहलाता है। मतलब समुद्री इलाके में इस तरह से कोई भाग पतला और संकरा हो जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे ही अंतरिप कहते हैं। अंतरिप क्या होता है? मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों तरफ से क्या हो? समुद्र से घिरा हो, अंतरिप कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिपों के नाम इकट्ठा करिए। आपका काम है कि और कौन कौन से अंतरिप है इसको इकट्ठा करेंगे। कह रहे भारत में प्रायद्वीप के आकार, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, किस आधार पर हम बांटेंगे? भारत में प्रायद्वीप के आकार के कारण, भारत में प्रायद्वीप के आकार के कारण क्या है? भारत में जो प्रायद्वीप बनता है उसके आकार के कारण क्या है? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी का होना, पश्चिम में अरब सागर का होना, दक्षिण में हिंद महासागर का। इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इस साइड क्या है? अरब सागर है, इस साइड क्या है? तो हिंद महासागर है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण भारत में तटीय सीमा इतनी लंबी है क्योंकि भारत का जो ये क्षेत्र है ये तीनों ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। इसी वजह से हमारी जो प्रायद्वीपीय तटीय सीमा रेखा जो है इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर तब मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत है। क्या कह रहा है? भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिम, फिर कहाँ पे? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है।
अब अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। कह रहे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों जो है लगभग समान है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और कितना है 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। भारत में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। मतलब क्या कहा मैंने कि पृथ्वी पर अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है, यानी अक्षांश के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन देशांतर के बीच की दूरी जो होती है जैसे जैसे ध्रुव के पास हम जाएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है। अब भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश इस साइड सबसे पूर्व में और इधर गुजरात में कच्छ के बीच 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण है। और दोनों में जो देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, तो 30 डिग्री है। अब यहाँ पे है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। पूरा घूमती है ना एक राउंड, एक चक्कर, तो 360 डिग्री घूमती है। कितना है भाई, तो 24 घंटे में। तो 1 डिग्री देशांतर पाने के लिए कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। 360 को भाग कर दो, देख लो 4 मिनट। यहाँ पे पहले जो है घंटे को मिनट में बदल लो, फिर भाग करके देख लो, तो 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट, 360 डिग्री में 24 घंटे, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर है, अतः 30 डिग्री गुने 4 मिनट यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा हुआ। यानी कि हम जानते हैं कभी भी कहीं पे 1 डिग्री का अंतर होगा तो कितना मिनट का फ़र्क आएगा, तो 4 मिनट का फ़र्क आएगा। 30 डिग्री का अंतर हुआ तो कितना का आएगा, तो 30 से गुना कर लो तो 120 मिनट, 120 यानी कि 60 दूना 120 यानी 2 घंटा, इसलिए इसमें 2 घंटे का फ़र्क आया। अब है भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान, पहले इसको समझें। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है। मानक देशांतर रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत में मानक देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो देशों के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। यानी कि किसी भी मध्याह्न मानक रेखा चुनते समय यह देखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो। क्या देखा जाता है, बीचों बीच से गुजरती हो। फिर क्या देखा जाता है, 7.5 डिग्री के गुणांक में हो, यानी कि 7.5 हो या 7.5 दूना 15 हो, है ना। तो इस तरह से हो ताकि उसके बीच का जो समय अंतर है वो 30 मिनट के समय अंतर हो, इस प्रकार हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात कर रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देशांतर 82.5 डिग्री, मानक देशांतर कहाँ पे 82.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत में बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन, कर्क रेखा। भारत को कितने भाग में, 2 भागों में। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची और पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी गुजरती है। हमारे बगल में झारखंड है उसकी राजधानी से भी, और बगल में जो देश है बांग्लादेश उससे भी गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार तथा दूरी का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो अक्षांशीय विस्तार होता है या दूरी होती है उसका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समय 30 डिग्री चेंज होने से 2 घंटा समय में परिवर्तन, तो समय में भी अंतर आता है। तो इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। कह रहा है भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इससे उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। अब ये जो है विषुवत रेखा से क्या है, जम्मू कश्मीर काफ़ी दूरी पर है, तो यहाँ के सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना पड़ के तिरछी थोड़ी मात्रा में पड़ती है।
सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, परिणामतः यहाँ सूर्य का ताप हमेशा क्या मिलता है, कम मिलता है। और जम्मू कश्मीर में जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग यानी साउथ वाले एरिया में केरल, तमिलनाडु विषुववृत्त के काफ़ी नज़दीक है। जब नज़दीक है तो यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ेगी, तो सूर्य का ताप अधिक मिलेगा। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े चादर से लिपटे रहते हैं, वहीं केरल के किसान लुंगी पहन के नंगे बदन खेती करता है, क्योंकि वहाँ गर्मी रहती है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। और ये जो अक्षांशीय विस्तार है इसका मौसम पे तो पड़ ही गया, तापमान पे तो पड़ ही गया। अब इसका अंतर कह रहा है अवधि पे भी पड़ता है, दिन रात की अवधि पे। और केरल में जो दिन रात की अवधि में 45, सबसे छोटा दिन सबसे बड़े दिन के अंतर कितने, 45 मिनट का। जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है वहाँ पे 5 घंटे तक का अंतर पाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। हमारा जो भारतीय मानक समय है वो जो पूरा विश्व के लिए जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। लेकिन भारत में मानक समय हमारा अपना मानक समय, इसलिए सभी घड़ियां जो है एक टाइम बताती है। अब आपको करना क्या है काम, तो मानचित्र पर विभिन्न दर्रों का नाम, स्थिति ज्ञात कीजिए। ये काम आपको करना है खुद से। क्या करना है, तो मानचित्र पर दर्रा, कौन सा दर्रा कहाँ है, इसका नाम लिखना है। अब है भारत तथा विश्व। कह रहे भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत जो है इसकी जो प्रायद्वीपीय आकृति है, यानी कि भारत का जो ये जो छोर है ये, तो ये कहाँ है, ये हिंद महासागर है। यहाँ पे इस हिंद महासागर के शीर्ष पे यानी कि सर पे स्थित है भारत, शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी जो तट है इसका, इस पश्चिमी तट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो यूरोपीय देश जा सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं। और जो इसका पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट से, भारत के जो पूर्वी तट है वहाँ से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होगी। यानी पूर्वी तट से कहाँ करेगा, एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया में किसी भी अन्य देश में नहीं। जैसी स्थिति भारत की है हिंद महासागर में, वैसे स्थिति किसी देश की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा है। अब है यहाँ पे ज्ञात कीजिए बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, यह किस स्थान पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पे भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और रीडिंग में ही हिमालय आ जाता है, तो हिमालय रेंज जो है उससे भी जाया जाता था। किसके थ्रू, तो उनके बीच जो दर्रा होता था उस दर्रे से भी जाया जाता था। कहाँ पे, दूसरे देशों से संपर्क। भारत का पश्चिमी और मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क था। किसके साथ, पश्चिमी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानी, उपनिषद के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक, दशमलव जो प्रणाली है आदि विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों से निर्यात होता था। ठीक है, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, ठीक है, मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश पर भी पड़े आंजन से। है हमारा विश्व, इस विश्व में ये जो है हमारा एशिया, इस एशिया के इस निचले छोर पे मध्य में यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा भारत है। ठीक है, इससे हम समुद्र के थ्रू कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं अफ्रीका, हम जा सकते हैं यूरोप, हम जा सकते हैं अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हम जा सकते हैं उत्तर अमेरिका, हम इसके पूर्वी छोर से ऑस्ट्रेलिया, एशिया के सारे देश जा सकते हैं इसके पूर्वी छोर से। ये जो ऊपर का दर्रा है, इस दर्रे से हम एशिया के सारे देश के साथ, यूरोप के साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, और ये एशिया में से हमारा भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, जो बर्फ से ढका हुआ ओशन है, अंटार्कटिक। अब है भारत के पड़ोसी देश। कह रहे दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन
का सदस्य। कह रहे दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और भारत सार्क का सदस्य है। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। कितने देशों को छूती है? तो 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बचपन में MBA इसको याद कर सकते हैं। ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। च से क्या हो जाएगा? चाइना। प से पाकिस्तान। ठीक है, बचपन में MBA बचपन में हो गया। उसके बाद न से नेपाल। ठीक है, में M से क्या हो जाएगा? म्यांमार। B से क्या हो जाएगा? भूटान। A से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अब इसके ये जो सार्क में शामिल है, सार्क के सदस्य कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जो हमने याद किया। उसके अलावा एक और लिया गया है, वो है मालदीव। मालदीव। इतने जो है सार्क के देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 देश सार्क के सदस्य। फिर देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। कह रहा है श्रीलंका तथा मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश, ये तो पड़ोसी हो गए, और द्वीपीय पड़ोसी देश 2 हैं। एक है हमारा श्रीलंका और दूसरा हमारा मालदीव। एक है हमारा श्रीलंका, दूसरा हमारा मालदीव। द्वीपीय पड़ोसी देश 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तथा भारत में, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा अलग है। श्रीलंका और भारत जो है वो किससे अलग है? तो मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा अलग है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थिति धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मार्ग 24 किलोमीटर दूर है। भारत की मुख्य भूमि पर जो लास्ट स्थित है धनुषकोटी, उस धनुषकोटी से श्रीलंका का जो तट मार्ग है वो कितना है? 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों को श्रृंखला को क्या कहते हैं? ये जो रेखीय द्वीप की जो श्रृंखला है उसको कहते हैं एडमस ब्रिज। तो इसे किस ब्रिज के नाम से जाना जाता है? एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है, यानी उत्तर पूर्व या उत्तर भाग में। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर अब भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ऐसा क्षेत्र जहां भारत और चीन की सीमाएं मिलती हैं। भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होना यह क्षेत्र की सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, जहां 5-5 देश की सीमाएं आसपास हों। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में क्या है? तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत आ गया है। यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है, और इस तिब्बत के पठार में ही क्या है? कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल है। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सामरिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल से घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल में ही हुआ है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित की है। भारत और नेपाल ने मिलकर कोसी पर संयुक्त परियोजना भी विकसित की है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग और मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। नेपाल में कोसी का जो बांध था वो 18 अगस्त 2008 को टूट गया, जिसके कारण बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है। नेपाल का जो पूर्वी भाग है उसमें क्या स्थित है? तो नेपाल के पूर्वी भाग में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत और चीन की सीमा रेखा हिमालय के श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है,
ये जो भारत एवं चीन की सीमा रेखा जो है उसका मैकमोहन लाइन नाम है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। किस राज्य में मिलती है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मिलती है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद में ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है वो म्यांमार को भारत से अलग करती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ म्यांमार को भारत से क्या करती है? अलग करती है। कह रहे दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। और ये जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार के कहाँ मिल जाती है? तो आराकोनयामा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है अतः पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट हो जाती है ये डूब करके। कौन? पूर्वांचल वाली पहाड़ियाँ। कह रहे उत्तर तथा उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़-खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आने जाने का यानी आवागमन एवं परिवहन बहुत ही कठिन होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो परिवहन है वो काफ़ी कठिन रहा है। इन क्षेत्रों की स्थिति पड़ोसी देश से भारत का संपर्क भी समान जो है नहीं रहा या आसान नहीं रहा। ठीक है, अब यातायात के आधुनिक साधनों को विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। कौन सा महामार्ग? इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती। इंडो तिब्बत महामार्ग सिपकी दर्रे से होकर गुजरता है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वतीय श्रेणियों से होकर गुजरता है। और प्रमुख तीसरा जो मार्ग है वह सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई हैं। ठीक है, जब से वायु मार्ग बना है। अब आपको ज्ञात करना है कि भारत में कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती है। अब पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है जिसको कहते हैं बांग्लादेश। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और भारत और चीन की जो उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑब्वियसली 7वां है। आप लोग बताएंगे। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। लगभग दोनों समान है लेकिन देशांतरीय विस्तार में अंतर आ जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? 82.5 डिग्री है। और भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो लगभग 2 गुनी है। अब है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन। ठीक है, आप इसके रिक्त स्थान को आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको आप लोग खुद से भरिएगा। आगे क्वेश्चन दिखे हुए हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग खुद से इसको लिखिएगा जरूर। के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।